आदाब। आदाब मैम। आपका बहुत बहुत वेलकम, खुशामदीद डॉक्टर यशपाल शर्मा सर। तहरीक बकाए उर्दू के इस अदबी इल्मी पेज पर एक बार फिर हर शाम की तरह हम यहाँ मौजूद हैं अपने मेहमान के साथ। और हमारे मेहमान हैं डॉक्टर यशपाल शर्मा साहब, कठुआ जम्मू से। मैं अपने सभी सामईन नाजरीन का इस्तकबाल करूंगी और डॉक्टर यशपाल शर्मा को आप सभी की ओर से आदाब कहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर शाम एक ऐसी शख्सियत से रूबरू होते हैं, उनसे बातचीत करते हैं जिन्होंने उर्दू अदब के लिए बहुत कुछ किया है, उर्दू की बका के लिए बहुत काम किए हैं और जिन्होंने इस बात को सच साबित कर दिखाया है कि उर्दू मेल मिलाप की, मोहब्बत और दोस्ती की ज़बान है। और उर्दू सिर्फ ज़बान नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी तहज़ीब है। और इस बात को फिर से हमारे सामने दोहराने के लिए, हमारी आवाज़ में आवाज़ मिलाने के लिए और हमारी तहरीक में अपनी मौजूदगी पेश करने के लिए डॉक्टर यशपाल शर्मा साहब हमारे बीच हैं। अदीब, मुहक्किक, नक्काद और शायर, और आपने बहुत ख़ास काम किए हैं उर्दू की बका के लिए। हमारे साथ जितने लोग जुड़ रहे हैं उन सबका मैं वेलकम कहूँगी, आप सबका तहे दिल से इस्तकबाल। डॉक्टर इरफान आरिफ साहब, हमारे सदर जनाब मोहम्मद इकबाल साहब, मोहतरमा सूफिया शिरीन साहिबा, डॉक्टर मुश्ताक अहमद वानी साहिब और जनाब रशीद खान साहब। सबसे पहले सर हमारा सवाल हमारे तयशुदा फॉर्मेट के हिसाब से, आपकी इब्तिदाई तालीम, आपकी इब्तिदाई ज़िंदगी, तजर्बे, आपका फैमिली बैकग्राउंड। इससे पहले कि मैम मैं अपनी इब्तदाई तालीम और अपनी ज़िंदगी के मतलब कुछ कहूँ, मैं मुनासिब जी समझूंगा कि मैं तहरीक वक़ाए उर्दू के जो मुंतज़मीन हैं और आप जैसी शख्सियात, सर, आप मैं उन तमाम माइक को थोड़ा सा और मुंह के पास कर लीजिए, हल्का सा। मैं उन तमाम लोगों को यहाँ से आदाब पेश करता हूँ और उनका शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ कुछ कहने का मौका अता किया है। और आपको भी मैं दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ जी तक मेरी इब्तदाई तालीम का ताल्लुक है, तो मेरा ताल्लुक ज़िला कठुआ के तहसील हीरानगर में एक छोटा सा गांव जो कि हीरानगर से हार्डली 3 किलोमीटर के फासले पर है, वहाँ पर मेरी पैदाइश एक पंडित ब्राह्मण खानदान में हुई। और मेरे वालिद साहब एक मामूली किसान थे और मैं सिर्फ 5 साल का था कि वो इस दुनिया से चल बसे। और मेरा जो पितरी का साया था वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे सर से उठ गया। उसके बाद मेरी माँ ने मुझे आगे की ज़िंदगी दिखाई। यहाँ तक इब्तदाई तालीम है तो मैंने हार्डली 4 या 5 साल में, जब फादर साहब, मुझे याद है कि वो खुद ही कायदा में दाखिल करवा के गए थे। उस ज़माने में कायदा फिर पहली और दूसरी इस तरह से प्राइमरी स्कूल नया नया गांव में आया था, तो उन्होंने मुझे जी दाखिल करवाया और फिर वहाँ से मैंने 5वीं तक की तालीम हासिल की और हमेशा अव्वल रहे वहाँ पे। उसके इवज़ में मुझे स्कॉलरशिप वगैरह भी मिला करते थे और उसी से मेरी तालीम जो है वो जारी और सारी रही। हत्ता कि मेरे बड़े भाई साहब उस ज़माने में आर्मी में सर्विस कर रहे थे, तो उन्होंने मेरा बड़ा साथ दिया। और उसके बाद 5वीं के बाद चूंकि उर्दू वहाँ पे बड़े कम लोग, कम बच्चे पढ़ते थे, पिताजी चाहते थे कि मैं उर्दू पढ़ूं, चूंकि हमारे जितना आप भी आपकी जो रेवेन्यू का। इब्तिदाई तालीम आपने बताया जी शुरू जी जी हुई जी उर्दू में जी शुरू हुई, ये उर्दू में शुरू हुई जी जी, थी? हाँ हाँ हाँ, इसका बिल्कुल जो उर्दू में मैम। जी 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 जी। तो अच्छा। वालिद साहब चूंकि जमींदारी से थोड़े से मुंसलिक थे, तो वो चाहते थे कि हमारा जितना भी महकमा माल का वो रिकॉर्ड वगैरह होता है रेवेन्यू का, वो सारे का सारा उर्दू में हुआ करता था। तो लिहाजा वो चाहते थे हम्म। कि वही बच्चा उर्दू पढ़ेगा तो। और वैसे भी
मेरे ताऊ जी, मेरे चाचा जी मास्टर थे, ताऊ जी भी थोड़ा बहुत उर्दू पढ़े हुए थे, फादर साहब इतने पढ़े नहीं थे, लेकिन उन्होंने उर्दू मुझे रखवा दिया और मैंने फिर तक वहाँ गांव में ही वो तालीम हासिल की। उसके बाद पास में स्कूल तो था 8 तक का मिडिल स्कूल, लेकिन वहाँ इसलिए नहीं मैं दाखिला ले पाया क्योंकि उर्दू पढ़ाने के लिए हमें कोई भी वहाँ उस्ताद नहीं था। लिहाजा मुझे तहसील हेडक्वार्टर में यहाँ मॉडल स्कूल था, एक टीचर ट्रेनिंग स्कूल कहा करते थे उस जमाने में, वहाँ पे मुझे मतलब 6th में वहाँ पे मुझे दाखिला हुआ और फिर मैंने वहाँ से 3 जमातें वहाँ 8 तक वहाँ पढ़ा। ये तहसील हेडक्वार्टर था। फिर 8th के बाद जो 9th 10th में मुझे हाई स्कूल बुद्धि इसलिए जाना पड़ा, कठुआ के नज़दीक है। मेरी एक बहन जो थी बड़ी जवान सा थी, तो विवाह हो गई, तो मुझे वहाँ उनके घर में रहना पड़ा 2 साल के लिए। फिर मैंने हाई स्कूल वहाँ से किया जी। और फिर 11th 12th में वापस हीरानगर हायर सेकेंडरी में दाखिला लिया और ये 1985-86 में मैंने वहाँ से 12th का इम्तहान पास किया। जी। उर्दू का वहाँ भी मसला ही रहा, चूँकि पढ़ाने वाले वैसे उस्ताद हमें नहीं मिले जैसे कि मिलने चाहिए थे। बहरहाल फिर हम कॉलेज में आ गए और कॉलेज में दाखिला कठुआ कॉलेज में, डिग्री कॉलेज कठुआ, ये डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जहाँ मैं आज रह रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा दाखिला हुआ है 86 में मैंने यहाँ दाखिला लिया और 88 में हम यहाँ से पास आउट हुए। और यहाँ पर भी कोई खातर खा उर्दू पढ़ाने वाले वैसे उस्ताद हमें नहीं मिले। आर्जी तौर पर एक मैडम को लगाया गया और एक हमारे प्रिंसिपल थे उस जमाने में, वो महेंद्र नाथ खजूरिया साहब, बहुत अच्छे इंसान थे। जी। वो इंग्लिश के प्रोफेसर थे, प्रिंसिपल थे, लेकिन उसके बावजूद वो हमें उर्दू पढ़ाया करते थे, मुझे आज भी याद है, और मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा भी। और उस जमाने में ही उन्होंने किसी टीचर को हमें अरेंज कर दिया। फिर वो आर्जी तौर पर वो 1 साल के लिए वो टीचर आए थे और उन्होंने भी हमें पढ़ाया। तो ग्रेजुएशन के बाद फिर ये यहाँ तक यूनिवर्सिटी का ताल्लुक है। फिर हम ने सोचा कि 2-3 डिपार्टमेंट्स में मैंने फॉर्म भर दिया, जिसमें जी। पॉलिटिकल साइंस भी था, एजुकेशन था और उर्दू था। तो तीनों में मेरा नाम आ गया और मैंने बेहतर यही समझा कि शोबा उर्दू में ही आगे की जो मास्टर डिग्री उसको पूरा किया जाए। तो लिहाजा उस हम्म। ज़माने में प्रोफेसर श्यामलाल कालरा जी, जिनका जिक्र कल करण सिंह जी भी कर रहे थे, वो हमारे हम्म। शोबा के सदर हुआ करते थे। उनको आबद पिशावरी के नाम से जाना जाता है। तो वो भी शोबे के सदर थे और वहाँ पे उस ज़माने में हमने दाखिला लिया और उसी ज़माने में ये मंडल कमीशन का भी सिलसिला चला और हमारी 2 साल की डिग्री जो थी वो 3 सालों में हमें मिली। तो ये उस दौर में हमने एमए वहाँ से किया और प्रोफेसर जहूरुद्दीन साहब हमारे उस्ताद, प्रोफेसर सुखचैन साहब और प्रोफेसर नुसरत चौधरी साहिबा जो इस दुनिया में आज नहीं है, उनसे हम वहाँ पे पढ़े हैं और बहुत ही अच्छा माहौल था शोबे का। और हमारे सीनियर जैसे मुश्ताक वानी साहब और प्रोफेसर शुहाब इनायत मलिक साहब जो इस वक्त शोबे के सदर हैं, और ऐसे बहुत से लोग थे जिनसे हमें जी। वहाँ बाकायदा कुछ सीखने का मौका मिला। और खास करके उर्दू जो कि हमें इतना पीछे से हमारा इतना मयारी हमें उर्दू नहीं पढ़ाई गई थी, लेकिन वहाँ पे हमें काफ़ी कुछ सीखने का मौका। और ये 91 में यानी कि उन्नीस सौ जी। इक्यानवे में, जी 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 मैम। तो जी। जी, आप बोले ये सर। मैंने, जी हाँ, मेरे मास्टर डिग्री जो थी ये 91 में कंप्लीट हुई। और उसके हम्म। बाद ये तय हुआ कि कोई जॉब के लिए किया जाए, चूँकि माली हालत इतनी बढ़िया तो नहीं थी बहरहाल। तो फिर मैंने एक मेरा स्टेनो का कहीं वो उर्दू स्टेनो के लिए कहीं आईआईटीआई में वो मैंने टेस्ट दिया और वहाँ मेरा सिलेक्शन हो गया। लेकिन वहाँ मुझे लगा कि वो मेरे लेवल का मामला नहीं है। देन उसके बाद फिर मैं वापस शोबे में चला गया और मैंने एमफिल में वहाँ पे दाखिला ले लिया। और एमफिल में मुझे मौजू जो था वो रामलाल के नावलों को लेकर था और उस पर मैंने एक नावल लिया और उस पर तनकीदी तज़िया उसका मैंने वो पेश किया। और मैडम नुसरत साहिबा जो इस दुनिया में आज नहीं है, उन्हीं की ज़ेर निगरानी वो मेरा मकाला जो था वो कंप्लीट हुआ। जी। तो उसके बाद मुझे आरसी तौर पर यहाँ डिग्री कॉलेज कठुआ में मुझे काम करने का मौका मिला। 4 एक महीने मैंने यहाँ पे
पढ़ाया। और उस ज़माने में यहाँ कठुआ कॉलेज में मेरे साथ हिंदी के प्रोफेसर मुश्ताक अहमद डार साहब हुआ करते थे, जो आज प्रिंसिपल हुँ, रिटायर हुए हैं। वो सोपुर से थे और मैं चूँकि शर्मा था, मैं उर्दू पढ़ाता था। और बड़ा हम दोनों मतलब वो हिंदी पढ़ाया करते थे, मैं उर्दू पढ़ाता। वो परमानेंट थे तो मैं आरज़ी तौर पर था। लेकिन उन्होंने मेरी बड़ी हौसला अफ़ज़ाई की कि शर्मा साहब आप बहुत आगे जा सकते हैं, आप थोड़ा-सा मेहनत करें और अपने सब्जेक्ट को और ज़्यादा इसमें इम्प्रूवमेंट लाएँ तो बढ़िया हो सकता है। तो बहरहाल जी। एक अच्छा मुझे एक प्लेटफ़ॉर्म मिल गया कि वो आरज़ी तौर पर 3-4 महीने काम करने के बाद, उसके बाद फिर मैं उधमपुर कॉलेज में भी मुझे काम करने का मौका मिला। और तकरीबन 2 साल मैंने या 2.5 साल मैंने वहाँ पे उधमपुर डिग्री कॉलेज में भी आरज़ी तौर पर ही काम किया। और उसी दौरान मैंने जम्मू यूनिवर्सिटी के फासलाती मरकज़ से मैंने बीएड का इम्तहान भी पास किया। उसी दौरान पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से कुछ पोस्टें निकली, 10+2 लेक्चरर हमारे यहाँ होते हैं, तो उसमें मैंने भी फार्म भर दिया और उसके लिए एक तहरीरी पर्चा हुआ बाकायदा 1994 जी। 5 में। तो वो टेस्ट मैंने पास कर लिया, वो पूरा स्टेट लेवल का टेस्ट था। और उसके बाद बाकायदा उसका इंटरव्यू हुआ और मेरा वहाँ पे तकर्री हो गई एज 10+2 लेक्चरर। तो और मेरी पहली पोस्टिंग यहाँ मैं इस वक्त पोस्टेड हूँ वहीं पे हुई, हुँ, हायर सेकेंडरी स्कूल बसोली में। तो बसोली में मैंने कोई 2 साल वहाँ सर्विस दी। और उसके बाद मेरा जहाँ मैं पढ़ा था हायर सेकेंडरी हीरानगर में, वहाँ मेरा तबादला हो गया और मैं वहाँ तकरीबन कोई 5-6 साल वहाँ रहा। उसके बाद मुझे शादी भी हो गई और फिर मैंने ये मकान जो है कठुआ में जगह ली और यहाँ पे जहाँ मैं आज रह रहा हूँ यहाँ मकान बनाया। 2002-2003 की बात है। और फिर मैं 5 में बाकायदा मेरा वहाँ से तबादला हो गया। मैं कठुआ में यहाँ हायर सेकेंडरी है, साथ में बॉयज़ हायर सेकेंडरी, यहाँ मैंने दरस तदरीस का सिलसिला जो था यहाँ जारी व सारी रहा। और मैं यहाँ 2005 से 2007 तक, और साथ में फिर मैंने पीएससी से मतलब महकमा आला तालीम में मुझे असिस्टेंट प्रोफेसर फिर दोबारा मेरी तकर्री हुई और मैं फिर यहाँ विमेन कॉलेज कठुआ मेरा यहाँ पोस्टिंग हुई। और ये प्रॉपर में ही था। फिर अभी 10-11 साल में इसी कॉलेज के साथ मुंसलिक रहा हूँ। और उसके बाद पिछले ही साल मेरा तबादला होकर मैं इस वक्त वसूली बॉयज़ में हूँ। लेकिन इसी दरी असना मैंने 2015 में मुझे चूँकि एक दिमाग में था, उससे पहले मैं एमएड भी कर चुका था, वो भी फासलाती मरकज़ जम्मू यूनिवर्सिटी से। और उसके बाद मैं चाहता था कि मैं पीएचडी करूं, चूँकि एक बार मैंने रजिस्ट्रेशन करवाने का मन बनाया लेकिन उस वक्त हो नहीं पाया। और उसके बाद ये आला तालीम के दौरान जब मैं यहाँ आया तो मुझे लगा कि आई शुड गो फॉर पीएचडी। और उस तरह से मैंने दोबारा इसमें रजिस्ट्रेशन करवाई, बाकायदा जो फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी करी। और उसके बाद ये 2015 में मैंने अपनी 2015-16 में मेरी ये पीएचडी जो है कंप्लीट हुई है। और इसका मौजू था रियासत जम्मू कश्मीर के मंजरनामे में असीर किश्तवाड़ी का हिस्सा। तो इसी हवाले से मैंने यहाँ ये हुँ, पीएचडी अपनी कंप्लीट करी है। और उसके बाद जी, अभी सर्विस चल रही है। और बस यही जी। सिलसिला थोड़ा सा। अ, एक किताब उस ज़माने में मेरी आई है और उसके बाद एक किताब और आई है, बस ये जी। सिलसिला है। जी, 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 जी। ये इस जनाब असीर किश्तवाड़ी पे जो आपका काम है उस पर भी हम तफ़सील से बात करेंगे सर। उससे जी, पहले जी। मैं एक सवाल आपसे करना चाहती थी थोड़ा-सा और फिर से रिवर्स में जाके हुँ, आपने कहा कि जब आपकी शुरुआती तालीम का सिलसिला शुरू हुआ, उस वक़्त आपको उस तरह से पढ़ाने वाले नहीं मिले, जिसे कहते हैं कि एक जिन्हें याद किया जाता देर तक या जो आप पर अधिक असर डालते, जो होता है आम तौर पे शुरुआती समय में।
आपने कहा जी, जी, कायदा जी। पहली, दूसरी, तीसरी, जो आज वो शायद अब वो सिस्टम भी नहीं रहा है पढ़ाई का। प्री प्री है और वो केजी और जी, यूकेजी और बदल गया एलकेजी ये है सब सब कुछ। हाँ, जी, और जी, जी, शायद जी, जी। इसीलिए वो जो उसका असर था वो भी बदल गया है, मैं ये कहना चाहूंगी। उस वक्त जो कायदे पढ़ाए जाते थे शायद वो जिंदगी के कायदे बन जाते थे, आप अदब के कायदे बेशक, पढ़ाए बेशक, जाते थे। बेशक, और बेशक। अब सब सब कुछ इंस्टेंट हो गया है, तो वो भी सारा असर भी इंस्टेंट हो गया है हर चीज का। तो मेरा सवाल ये था कि जब आपने ये तरतीब से सारी पढ़ाई अपनी पूरी की, ग्रेजुएशन तक आप आए, वो उम्र एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे इंसान किसी चीज की से बहुत गहरे से मुतासिर हो रहा होता है, उसकी जिंदगी राइट। किसी चीज से बहुत गहरे से जुड़ रही होती है, जिसे हम आमतौर पे तो हॉबी कहते हैं या शौक कहते हैं, लेकिन वो बाद में जिंदगी की जरूरत बन जाता है। कहीं न कहीं उसी वक़्त आप अदब की तरफ, उर्दू अदब की तरफ आ रहे थे, किताबों की तरफ, शेरो-शायरी की तरफ, अफ़सानों की तरफ, मज़मून की तरफ, लिखना-पढ़ना जो भी आप उस समय आप कर रहे थे। जब शुरुआत में आपको वो चीज़ मिली नहीं कि आप एक अदबी तौर पे एक ज़बान से जुड़े होते, धीरे-धीरे ये चीज़ आपके अंदर डेवलप हुई होगी। अदब से आपका जुड़ाव कैसे हुआ? अदब से आपको ये कैसे लगा कि मुझे इसमें ही अपना सब कुछ देना है, एक अदीब के तौर पे खुद को तैयार करना है? ये मैम मैं आपको वाज़ा कर दूं कि मेरा दरअसल तदरीस से जुड़ा हुआ हूँ और कई मैंने जैसे कहा कि 93 से आज तक यानी कि जी। तकरीबन 20 और 7 27 सालों से हुँ, हुँ, हुँ। पढ़ने पढ़ाने के साथ जुड़ा हुआ हूँ और जब मैंने पहली दफ़ा ही आर्जी तौर पर कॉलेज में काम करना शुरू किया तभी मेरे जहन में आया कि मुझे एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल चुका है, यहाँ पे मैं अपने टैलेंट को एग्जिबिट कर सकता हूँ, मैं उसका जो निखार सकता हूँ, कुछ कर सकता हूँ। तो लिहाजा मुझे उसी दौर में ये शौक पैदा हो गया कि मुझे कुछ करना है, मुझे करके दिखाना है और वो जो मेरे अंदर वो जो छुपी हुई वो एक जज्बा था या एक कह लीजिए ताकत थी, उसको मैंने बाहर ताकत। निकालना है। तो उसी को मैंने वो हिडन जो टैलेंट था उसी को एक कोशिश करी कि मैं कुछ कर पाऊँ और हुँ। पढ़ने पढ़ाने के साथ ही ज़्यादा अब ये है कि आए दिन प्रोग्राम्स बच्चों के लिए तैयार करना उनको कि नए नए मौजूआत लिख के देना, इस पर बोलो, ऐसे बोलो, इस तरह से करो। तो कॉलेज में वहाँ भी 10+2 में भी ये सिलसिला रहा और कॉलेज में मैं एनएसएस के साथ जुड़ा रहा, नेशनल सर्विस स्कीम जो होती है उसका मैं प्रोग्राम ऑफिसर रहा हूँ 3 साल और यहाँ मैंने बाकायदा कैंप ऑर्गेनाइज करवाए और डिफरेंट डिबेट्स सिंपोजिया और डिस्कशंस और बहुत सारे ऐसे आए दिन प्रोग्राम करवाए और उससे मुझे मतलब ज़ाती तौर पर लगा कि मैं कर सकता हूँ और मेरे अंदर वो टैलेंट है और मुझे वो करना चाहिए। तो इस तरह से एक जो दबा हुआ शौक था उसको मैं कहीं न कहीं उसको बयाँ करता रहा, किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी तो अ, उस दौर में कोई कुछ ख़ास शख्सियत जिससे आप मुतासिर हुए हों अदब के सिलसिले में? देखिए मम ऐसा है कि यूँ तो बहुत से शख्सियत ज़िंदगी में आती रहती हैं, इंसान मिलता है, लेकिन कुछ लोग होते हैं जिनको आप अपना एक आइडियल मान के चलते हो जी, और जी। चूँकि हमारे मैंने कहा हमारे सीनियर थे प्रोफ़ेसर मुश्ताक वानी साहब और प्रोफ़ेसर शहाब नाइक मलिक साहब। तो ये मैं इनसे काफ़ी हद तक मुतासिर हुआ। यूँ तो मेरे 2 इस वक़्त दोस्त हैं जो मेरे रूममेट रहे हैं, दोनों स्पेशल सेक्रेटरी के ग्रेड में है, डायरेक्टर हैं एक और एक इस वक़्त वो स्पेशल सेक्रेटरी हैं जी। इस जामिया में। तो वो भी मेरे ख़ास उनसे भी मैं मुतासिर हुआ हूँ, लेकिन ज़्यादा जो अदब के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो कहीं न कहीं मुझे वानी साहब और ये प्रोफ़ेसर शहाब नाइक मलिक साहब ख़ास करके उनको मैं अपना बड़ा भाई जैसा मानता हूँ। वो इस डीन भी हैं और शोबे के सदर भी हैं। तो उन्होंने मुझे काफ़ी आगे लाया और मौका दिया आगे आने का। जी, जी। जी। बस अ, जी। मैं आपको आगे की बात हमारी जारी रहे इसके साथ बता दूं आपको, मोहतरमा आयशा सिद्दीकी, अ, मोहतरम याकूब तसव्वुर साहब जो आपको दुबई से देख रहे हैं, जनाब इब्राहिम साहब, जनाब खुर्शीद हयात साहब, जनाब मूल राज साहब आपको देख रहे हैं, और जनाब जुबैर शादाब, जनाब मोहसिन खान,
ये सारे लोग आपको बराबर देख रहे हैं और मैं आपको आपको अपना आदाब पेश करता हूँ। ये जी, मेरे ज़रा सारे लोग नवाज़ी है कि आपको ये लोग आदाब कह रहे हैं और इस गुफ्तगू से जुड़े हुए शुक्रिया। हैं। जी, 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 जी। जी। तो अ, आपने आप एक अदीब हैं, मुहक्किक हैं, नक्काद हैं और शायर भी हैं। आप खुद को इनमें से सबसे ज़्यादा क्या मानते हैं? देखिए मैम, यहाँ तक शायरी का ताल्लुक है तो वैसे ही थोड़ी बहुत मंजूमात एक ज़माने में लिखी, और कभी-कभी जब होता है वैसे कोई दौर आ जाता है तो कुछ ना कुछ लिख देता हूँ, लेकिन ज़्यादा मैं जी, शायर तो नहीं हूँ, लेकिन ये है कि लिखने का शौक रखता हूँ। मेरे कोई जी। 2 दर्जन ढाई दर्जन मेरे मज़ामीन डिफरेंट अलग-अलग रसाइल में छप चुके हैं। हुँ, हुँ। पढ़ने का शौक रखता हूँ और पढ़ाने का शौक रखता हूँ, और साथ-साथ में ये 1-2 किताबें जो मैंने इस दौरान में लिखी। एक किताब मेरी असीर साहब पर है, ये किताब ये शायद आपको डॉक्टर यशपाल शर्मा खुद को शायर नहीं मानते हैं और ज़ाहिर है नहीं, नहीं, कि नहीं, बहुत शायरी उन्होंने नहीं की है। लेकिन उर्दू ज़बान की एक ख़ासियत है कि आप ये जो मेरी एक अगर किताब है। बहुत नफ़ीस उर्दू बोल रहे हो तो वो खुद ब खुद एक शायरी लगती है। जनाब असीर किश्तवाड़ी की शख्सियत और उनके कारनामे, ये मेरी ये हाँ, ये काम मेरी आपने किताब बहुत है। बड़ा किया है। मैं चाहती ये हूँ तफ़सील से बताएँ उनकी शख्सियत के बारे में, उनके कारनामों के बारे में और क्या आपने काम किया है इस बारे में, जो किताब दिखाई आपने हमें? हाँ, मैम जैसे कि मैंने अर्ज़ किया पहले ही कि मेरा पीएचडी का मकाला जो था वो रियासत जम्मू कश्मीर के अदबी मंज़रनामे में असीर किश्तवाड़ी का हुँ, हिस्सा इस हवाले से जी। था, लेकिन बाद में मैंने इसको एक तरमीम और इज़ाफ़ा करके बाकायदा एक किताब की सूरत में शाया कराया है। जहाँ तक असीर साहब का ताल्लुक है, उनका पूरा नाम बली मोहम्मद भट्ट है, और असीर उनका तखल्लुस है, और वो जी, किश्तवाड़ से ताल्लुक़ रखते हैं, और किश्तवाड़ के एक छोटे से गाँव में उनकी पैदाइश हुई है 1952, और वो जम्मू कश्मीर सरकार में इंतज़ामिया में एक अच्छे अहदे से वो सुपुर्दोश हुए हैं एज़ जी, डायरेक्टर जनरल अकाउंट्स एंड ट्रेजरीज़। तो महकमा माल के साथ जुड़े रहे हैं, और केएस हैं, केएस कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस हमारे यहाँ। हुँ, ये 1975-76 के, और उसके साथ जो पिछले तकरीबन 40-50 सालों से वो बाकायदगी से लिख रहे हैं, वो शायर भी हैं, वो मवर्रख भी हैं, वो मुहक्किक भी हैं, वो नक्काद भी हैं, और उनकी शायरी ना सिर्फ उनकी किताबें इस वक्त 3 दर्जन से भी ज़्यादा किताबें वो लिख चुके हैं और बाकायदगी से लिख रहे हैं। बहुत ही मिलनसार शख्सियत के मालिक हैं, बहुत ही अच्छे इंसान हैं, और उनके अंदर खुदादाद सलाहियतें हैं, और मैं ये कहूँगा कि जब इंसान इसके उनसे अलावा मिलता एक भी है। सवाल मैं करूँगी, आपने जो अपने काम के लिए उनका इंतखाब किया, इसके पीछे कोई ख़ास वजह थी या नहीं मैम, ऐसा था कि जिस ज़माने में मैं 10+2 में पढ़ाया करता था, मैंने इनकी किताबें पढ़ी। जी, तस्वीरें ज़िला डोडा की अदबी शनाख्त, और इस तरह से और हुँ, किताबें, तो मुझे लगा कि जम्मू कश्मीर से इनका ताल्लुक़ है और एक बहुत ही कदावर कलमकार हैं, तो मुझे अगर इन पर कहीं काम करने का मौका मिले तो मुझे करना चाहिए, और इसी जी, ख्वाहिश को लेकर मैंने जो मेरे पीएचडी के निगरान थे जी, डॉक्टर अब्दुल रशीद मनहास साहब, जो इस वक्त शोबा उर्दू जी, जम्मू यूनिवर्सिटी में काम कर रहे हैं, तो उन्होंने उनसे मशवरा करके और प्रोफेसर शुआइब नाइद मलिक साहब से मशवरा हुआ, और ये तय पाया कि आपको इसी मैंने उनको सजेस्ट किया कि मैं चाहता हूँ कि मैं असीर साहब पर काम करूँ, और मैंने उनकी किताबें भी पढ़ी थी, और मुझे अच्छा लगा कि हमारे सूबा जम्मू से एक ऐसा शख्सियत है जो कि इतनी मसरूफियत के बावजूद एक इतने बड़े ऑफिसर, जी, और वो भी महकमा माल में अलग अलग अहदों पर फाइज रहकर उस शख्स ने इतना हुँ, काम किया है, तो मुझे इन पर काम करना चाहिए। तो उन्होंने
हाँ, सिर्फ आप उर्दू काफ़ी में लिखा मुतासिर है। रहे उनसे। जी, 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 जी। जी, जी, जी। तो उनका उर्दू में भी बड़ा काम है, अंग्रेज़ी में भी है और फ़ारसी कश्मीरी में उनकी बहुत से किताबें हैं। तो इस तरह एक मुझे लगा कि मुझे इन पर काम करना चाहिए ताकि मैं उनकी शख्सियत को, उनकी अदबी कारनामों को बुरुकार ला सकूँ, और मैंने उसी को ज़हन में रखकर ये काम किया। जी। उनसे एक बार 2 बार मिला जब मैं, तो मुझे लगा कि वाक़या ही यार ये आदमी जो है, ये जी। सरतपा एक बहुत ही मंजे हुए और बड़े सुलझे हुए इंसान हैं। तो इस तरह से मैं उनसे काफ़ी मुतासिर भी हुआ, और उन्होंने जो तारीख़ी नवैयत की किताबें या सकाफ़ती या इल्मी और अदबी जो उनका विरसा है, वो सारे रियासत का उन्होंने जो समेटा है अपनी किताबों में, तो मुझे लगा कि मुझे इन पर काम करना चाहिए। जी मैम। जी मैम। तो आपने जो आपने काम किया उनके ऊपर, वो उस काम के बारे में बताएँ। क्या-क्या आपने समेटा हाँ, अपने हाँ, इस हाँ, पूरे हाँ, 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 जब मेरा आपने देखिए रिसर्च। उसमें मैंने जी। उनकी हयात, उनकी अदबी खिदमात, उनकी शख्सियत, वो हुँ। बतौर शायर, बहैसियत हुँ। मवरख, बहैसियत अदीब, वो तमाम चीज़ों को मैंने उस किताब में कवर करा है, ताकि उनको हुँ। उनकी शख्सियत जो है वो सभी के बुरुकार लाई जाए और सभी को पता चले कि कितनी कदावर शख्सियत हैं हमारे असीर साहब। जी। तो उन्होंने जी। बहुत से लोगों के हयात को भी कलमबंद किया है अपनी किताबों में। बहुत से गुमनाम शख्सियात जिनके बारे में शायद लोगों को पता भी नहीं, और या उनका कलाम हुँ। वो उनको उन्होंने बाकायदा तरतीब दिया ऐसे लोगों के कलाम को, जो कि बुरुकार लाया और जी। किताबी सूरत में सामने लाया। और बड़ी बात ये जी। है कि वो जो उनकी एक किताब, यूँ तो बेशुमार किताबें हैं, मैं तस्वीर ज़िला डोडा जो उनकी पहली किताब है, तो ज़िला डोडा आज 4 ज़िलों पर मुश्तमिल है, 3 ज़िलों पर मुश्तमिल है, तब तो एक ही था। तो उस ज़िला की जोग्राफ़ियाई, उस ज़िला की सकाफ़ती, उस ज़िला की अदबी, उस ज़िला की जितनी भी अज़ीम शख्सियात हैं, अदब के हवाले से, सकाफ़त के हवाले से या रूहानी शख्सियात हैं, उनका बहुत ही सटीक और बहुत ही हकीकी जो एक उनकी पूरा नक्शा जो है उस किताब में हमें देखने को मिलता है। तो वो ज़िला डोडा की हुँ। पूरी तस्वीर जो है वो कारी के सामने आ जाती है कि किस तरह से वो फ़र्कबूस जो पहाड़ हैं डोडा ज़िला के, और वहाँ के लोगों की बोलियाँ, उनका रहन-सहन, उनकी मेले-ठेले, उनके रीति-रिवाज़, उनके त्योहार, वो तमाम चीज़ें उन्होंने उस किताब में अ, उसको पेश किया है। और इस तरह से जो दूसरी किताब उनकी ज़िला डोडा की अदबी शनाख्त के एतबार से है, तो उसमें उन्होंने कोई 100 के करीब जो वहाँ की अदबी शख्सियात हैं, शायर हैं, अदीब हैं, गुलकार हैं, फ़नकार हैं, कलमकार हैं, उन तमाम लोगों के हालात ज़िंदगी और उनके कलाम और उनके शौक़ और उनकी शख्सियत, वो तमाम चीज़ें उन्होंने उसमें भी बयाँ की हैं। और इसके हुँ। अलावा उनकी जो किताब जो पूरे जिसको बेस्ट बुक का अवार्ड भी मिला, वो इंग्लिश में है, अंग्रेज़ी में है, और फ़ोकस ऑन जम्मू और कश्मीर। तो जम्मू और कश्मीर, फ़ोकस ऑन जम्मू और कश्मीर जो है, ये कोई 2000 सफ़हात पर मुश्तमिल किताब है, और इसमें उन्होंने हुँ। पूरी रियासत का इहाता किया है। यहाँ की तारीख़, यहाँ का सकाफ़त, यहाँ का अदब, यहाँ के जो अकेडमीज़ हैं हमारे यहाँ, लिटरेरी अकेडमीज़ हैं, जो बज़्में हैं हमारे यहाँ, जो तारीख़ी विरासत है हमारी, और फिर उसके साथ-साथ अलग-अलग अदवार में रियासत में क्या हुआ, किन-किन हालात से ये रियासत जो थी, ये दो-चार होती रही, वो गुज़री। सारी चीज़ें हुँ। हाँ, गुज़री उन तमाम चीज़ों का। और सिर्फ़ ना सिर्फ़ रियासत का, बल्कि जो मकबूजा कश्मीर है उसका ज़िक्र है, देन जो हमारा तिब्बत है उसका ज़िक्र है। वो एक बहुत बड़ा एक एनसाइक्लोपीडिया है, पूरी जी। रियासत का उन्होंने जी। जिस तरह से उसको बयान किया है,
और बड़ी बिल्कुल बड़ी उसके साथ उन्हें सटीक एग्जाम्पलें देकर और हकीकत को बयां कर दिया है। और जितने भी हमारे यहाँ अगर किसी ने कोई केएस या जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई जनरल इंफॉर्मेशन चाहिए होती तो उस किताब से वो ले सकता है। बेहतरीन क्या बात किताब है, है। वाह! उनको बाकायदा इनाम भी मिला है। 2-3 जो गैर सरकारी अंजुमने हैं उन्होंने दिया और स्टेट की तरफ से भी बेस्ट बुक का अवार्ड मिला था उसी। जी, तो इस तरह जी। से वो किताबें अभी भी लिख रहे हैं। उन्होंने तारीख अशायत इस्लाम के हवाले से किताब लिखी है, बहुत ही मुनफरिद किताब है और उसमें पूरी तारीख जो इस्लाम की है उसको उन्होंने वाज़ा किया है। किस तरह इस्लाम दुनिया में आया, इस्लाम की बुनियादी जो मकासद हैं उसका जिक्र किया है और किस तरह से वो पूरी तारीख के जो हमारे यहाँ मुबल्लिगीन आए और उन्हें किस तरह से इस्लाम की तबलीग की, उसके हवाले से पूरी दुनिया का अहाता उसमें भी उन्होंने इस्लाम के हवाले से और जितने भी आज तक इस्लाम की तारीख और फिर जितने भी पैगंबर हुए हैं, जितने भी आगे और जितने भी मतलब पैरोकार हुए हैं उनका जिक्र बड़े ही बेबाकी से उस किताब तफ़सील में से किया है, बेबाकी से किया है। जी, जी, जी। तो मैं ये देख रहा था कि उन्होंने एक काम नहीं, उनके कई काम हैं, बड़े बेशुमार। अगर मैं गिनने चला जाऊँ तो बहुत काम है और वो आज भी लिख रहे हैं। बहुत ही जी, हेलो। जी, जी सर, आप हाँ, मैं बोले, बोले। बात कर रहा था कि उन्होंने तारीख़ औलिया जम्मू और कश्मीर जी। हेलो? जी, जी, जी। जी, बोले आप सर, बोले। हाँ, तारीख़ औलिया जम्मू कश्मीर के हवाले से उन्होंने औलिया हज़रात यहाँ पे जो वक़्तन-फ़वक़्तन हमारी रियासत में आए और इन्होंने अमन व आतिशी का एक सबक और एक मुश्तरका तहज़ीब, यहाँ की माशरत और यहाँ के लोगों को जोड़ने में जो काम यहाँ हमारे यहाँ जो बाहर औलिया हज़रात आए और पीर-फ़कीर उनका ज़िक्र उन्होंने जो हमारे गली कूचों में उनकी मज़ारें और आस्थाने मिलते हैं जम्मू और कश्मीर के पूरे अलग-अलग हिस्सों में, उनका भी अहाता उन्होंने बहुत ही खूबसूरती से किया और बड़ा मालूमाती है कि हमें उन उन बुज़ुर्गान दीन के बारे में हमें जानकारी मिलती है कि किस तरह से वो लोग जो थे बिला मज़हब व मिल्लत लोगों को प्यार, भाईचारा, अख़ुवत, अमन, चैन और शांति का वो पैगाम जो थे वो दिया करते थे। तो उनका भी उन्होंने एक-एक उसका औलिया का ज़िक्र उनकी हमें उस किताब में मिलता है। ये किताब बहुत ज़ख़ीम है, बहुत बड़ी-बड़ी किताबें हैं उनकी और इस तरह जी। से सूबा जम्मू में कश्मीरी कलमकार, तो उस हवाले से उनकी किताब है कि जो जम्मू सूबा में ये लोग कश्मीरी में लिख रहे हैं, उस हवाले से उनकी बेहतरीन किताब है। इस तरह से उन्हें सफ़र हरमैन के अनवान से जब वो मक्का मुअज़्ज़मा में अपने अहलिया के साथ 2015 में वहाँ गए तो वहाँ का जो सफ़रनामा है, वो सारे का सारा उन्होंने उसमें बयाँ किया है और वो पूरे का पूरा एक समझो कि पूरी जानकारी देता है कि किस तरह से लोग मक्का मुअज़्ज़मा में जो लोग जाते हैं, उनको किन-किन चीज़ों का यानी पूरा वो किस तरह से जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें हमें उस किताब में वो देखने को मिल जाती हैं और जो लोग हज करना जाते हैं, वो अगर उस किताब से इस्तिफ़ादा हासिल करें तो बेहतर रहेगा और बहुत ही बेहतरीन किताब है उनकी और इस तरह से उन्होंने अपने कुछ साथियों पर भी किताबें लिखी हैं, जैसे निशात किश्तवाड़ी साहब पर जो एक मोनोग्राम उन्होंने पेश किया है, वो भी किताब है। गुलाम नबी जी। डोलवाल साहब या जांबाज़ किश्तवाड़ी के नाम से जाने जाते हैं, मशहूर शायर हैं, गुलकार हैं, उनकी भी उन्होंने उन पर भी एक बेहतरीन किताब जो है वो तरतीब दी है। जम्मू कश्मीर में कश्मीरी ज़ुबान व अदब ये किताब जो है बाकायदा उनके अपने एक मज़ामीन पर मबनी किताब है। मज़ामीन असीरों में बाज़ा करता जाऊँ कि उनके कम से कम इस वक़्त तक को 2500
मज़ामीन बैरून रियासत और रियासत और आलमी सतह पर छप चुके हैं और बड़े ही तहकीकी और तनकीदी नवैयत के मज़ामीन इन्होंने लिखे हैं। बहुत ही सुलझे हुए कलमकार हैं और बहुत ही गहराई से चीज़ों को देखते हैं, लिखते हैं और इस तरह से उन्होंने डोडा की अदबी और सकाफ़ती तारीख, बाकायदा एक तारीख के का नाम दिया है, जिसको उन्होंने डोडा ज़िला में जितनी भी अदबी अंजुमनें हैं, जितनी भी मरकज़ हैं, अदबी मरकज़ हैं या जितने भी फ़नकार हैं, जितने भी वो अदबी शख्सियात हैं या शायर हैं, जिनको किसी ने कभी शायद वो याद नहीं किया, उन्होंने अपनी उस तारीख में उनको बयां किया है। और इस तरह एक खजीना नूर के अनवान से उनकी एक किताब है, जो नूर उल ज़मान सिद्दीकी साहब एक बहुत अच्छे मुअल्लम, अपने ज़माने के एक बहुत ही बढ़िया उस्ताद, और इन्होंने असीर साहब भी उनसे काफ़ी मुतासिर रहे हैं। उनकी ज़िंदगी पर वो एक किताब जो उन्होंने तरतीब दी है, इसमें उन्होंने बाकायदा एक तकरीज़ लिखी और उनकी हालात ज़िंदगी कलमबंद करी है। बहुत ही अच्छी किताब है ये भी, उनका एक अदबी कारनामा है। और राज़ो न्यास के अनवान से एक किताब है, ये एक बालम बद्रवाई बद्रवा से एक गुमनाम शायर हो गुजरे हैं, उनकी शायरी का बाकायदा कलाम जो है वो एक किताबी सूरत में उन्होंने शाया किया है। और संगलाब या जलालुद्दीन तस्कीन बड़ानवी साहब के हालात ज़िंदगी पर एक किताब है कश्मीरी में, दागदा दिल, जनाब तालिब हुसैन अरिंद बद्रवाई की हयात और शायरी पर यह किताब है। और इस तरह से बेशुमार काम है उनका, जो उन्होंने याद नदीम, उन्होंने उनका अपना एक जवां साथ बेटा जिसकी वफात हो गई थी, थोड़े से जहनी माजूर थे वो, तो उनकी ज़िंदगी पर मबनी और उनको एक खराज तहसीन पेश कर, खराज अकीदत पेश किया है, उसमें उनके मरसिए हैं और इस तरह से और साथियों ने भी लिखा, उसको भी उन्होंने तरतीब देकर शाया किया है। उस तरह से उन्होंने अपने वालिद साहब का कुलियात कादर बेरबारी साहब का, अपने वालिद साहब का कश्मीरी कलाम, उसको भी उन्होंने तरतीब दिया है। कुलियात रस्सा जाबदानी साहब जो कि हमारे यहाँ शेक्सपियर माने जाते हैं उर्दू शायरी और कश्मीरी शायरी के, जम्मू कश्मीर के हवाले से उनको खराज तहसीन पेश करते हुए उन्होंने एक ये भी अच्छी एक हयात और उनके कलाम को तरतीब दिया है। ज़िक्र फ़िक्र के हवाले से उनकी एक पिछले 1-2 साल पहले किताब आई है, और जम्मू सूबा के उर्दू कलमकार के हवाले से एक किताब जो है उनकी छप चुकी है और उसका दूसरा एडिशन जो है वो छपने जा रहा है, जिसको वो इस वक्त तरतीब दे रहे हैं। तो इस तरह से उनका काम, मैं तो ये कहूँगा कि अगर हम जम्मू कश्मीर की अदबी और ख़ास करके उर्दू के हवाले से अगर तारीख लिखी जाए तो उनका नाम सैर फहरिस्त रहेगा। और जिस तरह से, जिस तनदही के साथ और जिस जज्बे के साथ वो उर्दू, कश्मीरी, अंग्रेज़ी और की खिदमत दे रहे हैं, मैं उनको सलूट पेश करता हूँ, सलाम पेश करता हूँ। इस उम्र में भी वो बड़ी ही मेहनत और तनदही से उर्दू की खिदमत कर रहे हैं। जी मैम। जी, और वाक़ई में आपने जो इतना कुछ बताया, उसके बाद आपका जो एक लफ्ज़ था, वो पूरी तरह से उसने उनकी शख्सियत के साथ इंसाफ़ किया जी, कि जी, जी। एनसाइक्लोपीडिया जिसके रेफरेंस के बिना आपका कोई काम आगे होता नहीं है। जनाब असीर किश्तवाड़ी साहब को सलाम पहुँचे तहरीक का। उनकी शायरी पर आपने कुछ बात की, उनकी शायरी के बारे में भी आपने बताया। कुछ हाँ, जो उन्होंने काम किया है उनकी शायरी को लेकर? शायरी जो जी, है वो एक्चुअली कश्मीरी में है, कश्मीरी शायरी है। तो जी। उन्हें तो क्या हम तो क्या हम सुन वो सकते हैं कश्मीरी में ही? एक्चुअली जी, कहीं मैंने शायद किया कुछ होगा, वो कलाम लग या रहा ऐसा है, कुछ है जो अगर? लेकिन जी। क्योंकि हमारे बहुत से नाज़रीन, सामीन, हमारे देखने वो वाले हैं ठीक है, व्यूअर्स। लेकिन इस वक़्त सच मेरे पास वो बुक भी नहीं है। जो किताब मैंने जिसका हवाला भी अपनी इसमें दिया है, किताब में जी, हाँ, फ़र्शे गुल के अनवान से ये किताब छपी हुई है, फ़र्शे गुल।
اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی ہوا ہے، ہندی میں بھی ترجمہ ہوا ہے، لیکن ایسا سچ میرے پاس اس وقت جی کوئی ویسے اچھا شعر ہے جی نہیں اس جی سے جی جی میں آپ کو جی سناتا، جی جی لیکن یہ کوئی کافی بات نہیں کا نام ہے پوئٹری آف میڈیٹیشن آن دا سیکرڈ، اور یہ کشمیری یونیورسٹی کے ایک صدر ہوئے ہیں پروفیسر امن ناتھ در صاحب، انہوں نے اس کا انگریزی میں ترجمہ کیا، انگریزی شعبہ کے وہ صدر رہے ہیں، انہوں نے کیا ہے، تو لہٰذا اس کا میں نے اس میں کچھ کوٹ کر کے اور اس کا اردو میں ترجمہ کر کے میں نے وہ اپنے جو مقالہ تھا اس میں پیش کیا تھا، اس کتاب میں شاید اس جی کا میں نے ترجمہ ذکر کیا ہے۔ جی تو ایک کتاب آ, یہ ہے، جی 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 جی، یہ ایک کتاب جی آپ یہ میں بولیں نے ہاں جی میم، یہ کتاب ہے کہ میں نے ترتیب دی ہے یہ کتاب، تو ہوں، اس کے متعلق یہ کرشن چندر کی افسانہ نگاری کی اہمیت اور افادیت، یہ کتاب ہے، تو یہ کرشن ایکچولی چندر ہاں جی جی جی، یہ میں نے ترتیب دی تھی، یہ ایک سال پہلے میں نے یہاں جب میں جنانا کالج میں کٹھوا میں تعینات تھا، تو ایک یہ ہمارا کونسل برائے فروغ اردو جو ہے، قومی کونسل برائے فروغ اردو NCPUL، جی تو ان سے میں نے ایک نیشنل سیمینار کے لیے ایک میں نے درخواست بھیجی تھی اور وہ منظور ہو گئی، اور ان کے مالی تعاون سے میں نے لاسٹ ایئر یہ ایک یہاں پر کرشن چندر کی افسانہ نگاری کی انفرادیت کو لے کر ایک سیمینار کروایا تھا نیشنل لیول پر، کافی لوگ اس میں شرکت کری تھی، جس میں ہمارے پروفیسر مشتاق احمد وانی صاحب آئے تھے، اور اسیر صاحب آئے تھے، اور اسداللہ وانی صاحب، اور بہت سے ایسے لوگ دہلی سے ہمارے دوست آئے تھے، مشتاق عالم قادری صاحب، اور ان کے ساتھ اور ان کے اسکالرس لوگ بھی آئے تھے، اور ایک بہت بڑا ہم نے یہاں پہ کالج میں پروگرام کا انعقاد کیا، اور ایک دن کا وہ سارا سیمینار رہا، بہت سے اسکالرس جموں سے، پونچھ سے، رجوری سے، کشمیر سے یہاں آئے۔ حالانکہ یہ خطہ جہاں پہ میں تعینات ہوں یا رہ رہا ہوں، یہاں اردو کا ویسا چلن نہیں ہے، اور یہاں اردو اقلیت میں ہے، لیکن اس کے باوجود میری ایک کوشش رہی ہے کہ میں اردو کے حوالے سے کچھ کر پاؤں، اور یہاں میں نے ہلو 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 ہاں، تو میری جی سر بولیں آپ بولیں جی جی ہاں، میرا یہاں کوشش رہی کہ میں کچھ کر پاؤں، چونکہ اردو یہاں اقلیت میں ہے، اور اردو سمجھنے والے، بولنے والے، پڑھنے والے بھی اتنے زیادہ لوگ نہیں ہیں جی کٹھوا کے۔ یشپال سر میں آپ کو روک رہی ہوں، آپ بولتے رہیے گا، میں ایک منٹ اسٹریم سے ہٹ رہی ہوں، میں جی ابھی آپ اپنا جو بیان دے رہے ہیں آپ دیتے رہیے، میں ایک منٹ اس کو کیمرے کو ٹھیک کر رہی ہوں، جی نو آپ ایشو بولیں میم، آپ بولیں تو جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہاں میں رہ رہا ہوں، یہاں اردو اقلیت میں ہے، اتنے نہ ہی ہمیں طالب علم ملتے ہیں پڑھانے کے لیے، اور نہ ہی ہمارے وہ سمجھنے والے، اور نہ ہی وہ ادب کے ساتھ دلچسپی رکھنے والے لوگ اتنی زیادہ تعداد میں ہے، لیکن ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم ان نئے نوجوانوں کو موقع دے سکیں، بچوں کو زیادہ تعداد میں ہم ان کا داخلہ کروائیں اردو کے حوالے سے۔ آپ یقین جانیے کہ جس زمانے میں نے یہاں کالج میں جوائن کیا، تو ایک ہی میرے پاس ایک ہی طالبہ تھی، لیکن جب میں نے یہاں سے گیا ہوں تو تقریباً 2-2.5 درجن بچے میرے پاس یہاں پر آ گئے تھے، تو جب ہم اور اس کے ساتھ ہی ہم نے یہاں کٹھوا کے اندر ایک مرکز تصنیف و تالیف کے حوالے سے ایک چھوٹا سا ادارہ قائم کرا ہوا ہے، میں ہوں، ڈاکٹر کرن سنگھ جی ہیں، اور بہت سے ساتھی ہم نے جوڑ رکھے ہیں، جو کہ اکثر پیشتر یہاں پہ ایک ادبی نشست کا انعقاد کرتے ہیں، اور وہ لوگ جو ادب کے شوقین ہیں، جو چاہے وہ کسی بھی زبان میں بولنے والے ہیں، ان کو ہم ایک پلیٹ فارم مہیا کرتے ہیں، اور خاص کر کے نئے نوجوان بچے جو لکھنے والے ہیں، جو پڑھنے والے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں کہ وہ آئیں، اپنی نظم یا اپنی کہانی یا کوئی ایسی بات یہاں رکھیں، اور بزرگ لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو کہ ادب کے ساتھ جو لوگ جڑے ہوئے ہیں، ایسی شخصیات کو ہم یہاں پہ دعوت دیتے ہیں۔ تو ایک ہماری کوشش رہتی ہے کہ کبھی وہ نشست شاعری کے حوالے سے کر لی، کبھی کوئی کہانی کے حوالے سے کر لی، یا کبھی کوئی جنرل
हम किसी मौजू पर बात कर लेते हैं, तो कुल मिलाकर हमारी ये कोशिश रहती है कि हम इस तरह से ये करते रहें और इस तरह से उर्दू की बका के लिए, उसके फ़िरोग के लिए, उसकी सलामती के लिए काम करते रहें। ये हमारी कोशिश रहती है। हेलो। ये जो किताब मैंने कृष्ण चंद्र के हवाले से तरतीब दी है, तो इसमें जैसा कि मैंने पहले ही जिक्र किया कि ये किताब कृष्ण चंद्र की शख्सियत, उनकी अफसाना नगारी की इनफरादियत को बुरकार लाती है। तो इसमें जी तकरीबन 15-16 जो मकाला नगार यहाँ पे तशरीफ़ फरमा थे, जिन्होंने अपने अपने मकाले पढ़े, हमने उनको बाकायदा तरतीब दिया और एक किताबी सूरत में उसको शाया किया है। और एक तो कॉलेज का ये इसासा तो है ही है, लेकिन ये जी कोशिश रही कि उस शख्सियत को कि जिसने हमारी रियासत में रहकर उर्दू के लिए बहुत बड़ा काम किया, उनको याद किया जाए। उसी चीज़ को ज़हन में रखते हुए हमने ये एक मुहिम छेड़ी थी कि लास्ट ईयर हमने ये किया। उसके जी बाद मैंने उर्दू के हवाले से, मैडम मैं आपको वाज़ा कर दूँ कि यहाँ जी मैंने कोशिश करी कि यहाँ मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का सेंटर जो है, वो मैंने एक यहाँ अपने यहाँ विमेन कॉलेज में वो भी लाया कि चलो यहाँ के बच्चों को उसका इस्तिफ़ादा हो सके, उसका फ़ायदा हो सके और बच्चे जो हैं वो अपनी तालीम को जारी और सारी रख सकें। वो लोग बच्चे ख़ास करके जो उर्दू के को ज़रिया तालीम बनाते हैं या जो उर्दू पढ़ रहे हैं, तो उसका भी ठीक रिस्पॉन्स आ रहा है। आज मैं भले ही उस कॉलेज में नहीं हूँ, लेकिन उसके बावजूद वो काम जो है वो हमेशा बच्चों की भलाई के लिए और यहाँ के जो अवाम है उनके फ़ायदे के लिए है कि बच्चे उसमें अंग्रेज़ी में भी एमए कर रहे हैं, देन हिंदी में कर रहे हैं और उर्दू तो हम्म, है ही है। तो इस तरह से ये कोशिश रहती है कि हम अगर कुछ कर पाएँ उर्दू ज़ुबान के लिए, क्योंकि ये मैं इसका रिज़्क खाता हूँ, अपने बच्चों को खिलाता हूँ, जी तो मेरी बिल्कुल कोशिश बिल्कुल, ये फर्ज भी होता है। जी जी जी। क्योंकि सर मेरा एक सवाल आपसे है, मैं एक सवाल करना चाहती हूँ। आपने जी, जैसे जनाब असीर किश्तवाड़ी साहब का नाम लिया और आपने बहुत सारी और चीजें भी खोजी हैं, उन पे लिखा है, तख्लीक है आपकी। जब आप ऐसी किसी शख्सियत को इंतखाब करते हैं उन पर लिखने के लिए, जिनको एक चलता फिरता इंसाइक्लोपीडिया कहा जा सकता है, कितनी तैयारी करनी होती है, कितनी मेहनत करनी होती है उन सारी मालूमात को हासिल करने के लिए कि कुछ छूट ना जाए। जिन्होंने इतने लोगों पर लिखा है, इतने अलग अलग टॉपिक्स पर लिखा है, जब आप उन पर लिखने चलते हैं या कोई भी स्कॉलर उन पर लिखने चलता है, तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि अब उनके बारे में कुछ छूटने ना पाए, इंसाइक्लोपीडिया को पूरा इंसाइक्लोपीडिया की तरह ही पेश किया जा सके। तो कितनी मेहनत, इसके जो पसे पर्दा जो इसकी तैयारियां हैं, वो कैसे आपने की और कितनी मेहनत करनी पड़ी इसके पीछे आपको? नहीं, मुझे एक इसमें आज ये मिल गया कि वो बक़ीदा हयात हैं और उनसे मैं मिलता रहा हूँ और बहुत ही अच्छे इंसान। उन्होंने एकदम मुझे कभी महसूस नहीं होने दिया कि किस चीज़ की भी ज़रूरत पड़ी, किताब की, कोई इन्फॉर्मेशन, किसी किस्म का इंटरव्यू, किसी किस्म की भी जो जानकारी मुझे उनसे लेनी थी, वो तो मिल गई। और उसके बावजूद जो किताबें उन पर लिखी गई या उन्होंने जो कुछ लिखा, वो मुझे आसानी से दस्तयाब होता रहा। चूँकि कॉलेज में भी था, एक अपना रसूख भी रहता है यूनिवर्सिटी के हवाले से भी, और कहीं भी मुझे इतना परेशानी नहीं हुआ। हाँ, ये बात सही है कि जब आप किसी इतनी बड़ी शख्सियत पर लिखते हैं तो 10 बार सोचते हैं कि कहीं कोई चीज़ रह ना जाए या कहीं कल जो आने वाले लोग हैं जब वो पढ़ें तो ज़ाहिर-सी बात है कि रिसर्च के दौरान कुछ कमियाँ तो रह ही जाती हैं। कोई जी हतमी फैसला नहीं होता कि कोई बंदा काम कर दे और वो सारे का सारा ही सही हो जाए या वैसा हो जाए। हाँ लेकिन एक कोशिश रही कि दैट वाज़ माय फर्स्ट अटेम्प्ट। तो मेरी पहली कोशिश थी कि मैं उसको इस जो मुझे मौज़ू है उसको मैं जस्टिफ़ाई कर सकूँ।
تو ایک اسی چیز کو ذہن میں رکھتے ہوئے میں نے کام کیا ہے، اور اوپر والے کا بڑا مجھ پر احسان ہے، میں اس کا شکر گزار ہوں، اور خاص کر کے اسیر صاحب کا بھی، اور میرے جتنے بھی ساتھی جنہوں نے میرا تعاون کیا، وہ بالواسطہ یا والواسطہ وہ میرے ساتھ انہوں نے کافی ہیلپ کری. تو میں وہی میں کہوں گا کہ یہ کام ظاہر سی بات ہے تھوڑا مشکل تو تھا، لیکن اتنا جی، مشکل نہیں تھا، چونکہ مجھے وہ ایز ضرور تھا کہ میں ان سے مل لیتا رہا ہوں. جی جی میم. تحریک جی بقائے اردو کی اور سے جو ہمارے صدر صاحب ہیں عرفان صاحب، وہ آپ کو شاید کہنا چاہ رہے ہیں کہ آپ کا جو کرشن چندر پہ کا جو نمبر تھا اس میں ان کا بھی ایک مضمون شائع ہوا تھا. اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جب آپ جیسے شخصیت جی کام کرتے ہیں دوسری شخصیات پر، تاکہ لوگوں کے پاس ان کی جانکاری پہنچ سکے. اور سب سے بڑی بات ہے کہ آتھینٹک، پورے پوری سچائی کے ساتھ، کہیں کچھ بھی غلط فیکٹ نہیں پہنچنا چاہیے. جیسا کہ آپ نے کہا کہ پھر ان کتابوں کو ایک ریفرنس کے طور پہ لوگ پڑھتے ہیں. جب آگے ہاں ریسرچ ہوتی ہے، آگے لوگ جانکاری لینا چاہتے ہیں، تو ان کتابوں کو، ان ساری چیزوں کو ہم ایک ریفرنس کے طور پہ اٹھاتے ہیں کتابوں کو، چاہے وہ جناب اسیر کشتواڑی صاحب ہوں، چاہے وہ ڈاکٹر یشپال شرما صاحب ہوں. ان کی کتاب کو میں اگر پڑھوں گی تو میرے لیے وہ ایک ریفرنس جیسا ہوگا. تو بہت جی جی بڑا ظاہر. کام ہے، اور تو اردو زبان و ادب کی بقا کے لیے بہت بڑا کام ہے. جی سر، آپ کچھ یہ جو بول رہے ہیں. کتاب جس کے یہ اپنے عرفان بھائی ذکر کر رہے ہیں، میرے بڑے مخلص ہیں، اور میں ان کا بڑی قدر کرتا ہوں، بھلے ہی عمر میں میرے سے چھوٹے ہیں، لیکن میں انہیں بہت پسند کرتا ہوں. ہمارے ان کے مضمون باقاعدہ اس میں ہے، اور ہمارے دوست ہیں محمد اعظم صاحب جو پونچھ کالج میں ہے ان کا ہے، دین مشتاق وانی صاحب کا ہے، یہ ہیں پروفیسر اسداللہ وانی صاحب کا ہے، میرے استاد محترم جن کے انڈر میں نے پی ایچ ڈی کیا، وہ رشید مناز صاحب کا کلیدی خطبہ ہے، ڈاکٹر مشتاق عالم قادری صاحب کا صدارتی خطبہ ہے، اور اس طرح سے بہت سے لوگ ہیں اس میں جن کے مضامین میں نے وہ سارے کے سارے ترتیب دیے ہیں. ڈاکٹر جاوید مغل صاحب ہیں، ڈاکٹر محمد مکیم انصاری صاحب ہیں، کوشل کرن صاحبہ ہیں، یہ ایم ایم کالج میں ہے، ڈاکٹر شمشیر سنگھ جی ہیں، یہ بھی اسی گورنمنٹ ڈگری کالج کٹھوا میں ہے، اور اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر کرن سنگھ صاحب جن کا کل آپ نے انٹرویو کیا تھا، وہ بھی ان کا بھی اس میں شمار ہے. دین ہمارے بہت ہی عزیز ہیں غلام نبی کمار صاحب جو اس وقت دہلی یونیورسٹی سے شاید شعبہ اردو سے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، ان کا ہے، اور ایسے بہت سے لوگ ہیں جن کے نام ہیں. تو کل ملا کر میری ایک کوشش رہی کہ اس میں، اور ایک اس میں نے ایک نظم جو ہے، ڈاکٹر کے سی شرما صاحب ہیں، پیشے سے ڈاکٹر ہیں، ادھمپور سے ان کی نظم ہے، یہ میں ضرور تھوڑی سی آپ کو سنا دوں گا، چونکہ اسی کا جی پہلا جو میں بالکل نے، بالکل بالکل. تو یہ ماں کے جی حوالے سے ہے. بالکل، ہم ماں سننا کے، چاہیں گے. ہاں تو وہ لکھا ہے کہ قبر کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، قبر کی آگوش میں جب تھک کے سو جاتی ہے ماں، تب کہیں جا کر ذرا سکون پاتی ہے ماں. فکر میں بچوں کی کچھ ایسے ہی گل جاتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں، نوجوان ہوتے ہوئے بھی بوڑھی نظر آتی ہے ماں. اور روح کے رشتوں کی گہرائیاں تو دیکھیے، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور بلک اٹھتی ہے ماں، چوٹ لگتی ہے ہمیں اور بلک اٹھتی ہے ماں. گھر سے جب بھی پردیس کو جاتا ہے نور نظر، لاپہ دعا لے کر در پہ آ جاتی ہے ماں، در پر آ جاتی ہے ماں. جب پردیس میں پریشانی سے گھر جاتے ہیں ہم، آنسوؤں کو پوچھنے خوابوں میں آ جاتی ہے ماں. لوٹ کر سفر سے جب گھر آتے ہیں ہم، ڈال کر باہیں بہوں میں سر کو سہلاتی ہے ماں. شکریہ ہو نہیں سکتا کبھی اس کا ادا، مرتے مرتے بھی دعا جینے کی دے جاتی ہے ماں، دے جاتی ہے ماں. تو اس طرح سے ماں کے حوالے سے یہ کیا نظم تھی جو میں نے ڈاکٹر جی جی صاحب، تحریک کی اور سے ایک آپ کی نظم سننے کی بھی فرمائش آئی ہے، تو میں بات آگے کرنے کے پہلے آپ کی نظم جی جی سنانے کی جی گزارش کروں گی. جی شور شور. تو میں نے عورت عنوان ہے میری نظم کا، اور اس نظم میں نے عورت کے ہی اس کی جو اہمیت ہے ہماری زندگی میں، چاہے وہ ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، یا کسی بھی شکل میں، تو اسی کو میں نے تھوڑا سا، کوئی زیادہ، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ میں کوئی شاعر نہیں ہوں، کبھی کبھار کبھی فرصت میں یا کوئی ایسا جنون طاری ہو جاتا ہے تو کبھی لکھ لیتے ہیں. تو عورت کے حوالے سے میں نے لکھا ہے کہ ہر ایک گھر کی شان ہے عورت،
ہر ایک گھر کی شان ہے عورت، سماج کی بنیاد کی جان ہے عورت، جس کے دم سے ہے سماج میں رونق، ان سب کی ماں ہے عورت، جس گھر میں عورت نہیں وہ گھر جہنم ہو کر رہ جاتا ہے، انسان کی کامیابی کے پیچھے ہمیشہ رہی ہے کھڑی وہ ہے شان عورت، وہ چاہے تو گھر کو جنت بنا دے، وہ چاہے تو جہنم و دوزخ، ہر قوم و سماج کی ترقی و تعمیر کی ایماں ہے عورت، ملک و ملت کی خوشحالی یک یہتی خوب الوطنی، جس کے دم سے ہے قوت برداشت تیاگ تپسیا، امن و ایمان کی کان ہے عورت، یہ شان خدائی، یہ درگا، یہ لکشمی، یہ سرسوتی کا روپ ہے، مال و دولت، علم و ادب، عزت و آبرو کی دکان ہے عورت، سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو زندگی جینے کا سلیقہ، سیکھنا ہے تو اس سے سیکھو زندگی جینے کا سلیقہ، جس نے تن من دھن لٹایا قوموں کے لیے وہ سکیب جاں ہے عورت، وہ سکیب جاں ہے عورت۔ یہ عورت کے حوالے سے میری نظم تھی ماں جی۔ واہ، بہت خوب، بہت خوب۔ اور باوجود اس کے کہ آپ خود کو شاعر نہیں مانتے، لیکن آپ کی اس نظم میں جو گہرائی ہے اور جو بات آپ نے کہنے کی کوشش کی ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہے، بہت ہی شکریہ ضروری ماں۔ ہے کہ اس کو سنا جائے اور سمجھا جائے۔ اب ہماری اس گفتگو کا جو آخری پڑاؤ ہے وہ آپ پہنچا ہے، اور میں رائٹ بہت ماں۔ ضروری سوالات ایک دو جو ہے آپ سے کرنا چاہوں گی۔ جی جناب ضرور۔ پھول خان صاحب نے کچھ پوچھا ہے، تو اس ہوں، سوال کو میں اپنے ساتھ سوال سے ملاتے ہوئے آپ تک پہنچا رہی ہوں۔ جی جی میم۔ اردو میل و ملت کی زبان ہے، پیار محبت کی زبان ہے، لیکن پھر بھی اردو ہر ویکتی نہ تو پڑھتا ہے نہ جانتا ہے۔ اگر میں آپ کی بات کہوں، آپ جموں کشمیر سے ہیں، آپ کی ابتدائی تعلیم بھی اردو میں ہوئی ہے، لیکن باقی حصوں میں ملک کے یہ نہیں ہوتا ہے۔ جیسے میں نے اردو پڑھی، جب میں نے اردو لکھنا پڑھنا سیکھا ابھی کچھ سال پہلے، تو میں نے 1 سال کا NCPUL سے کورس کیا۔ بہت سال بعد جب مجھے یہ لگا کہ میں اردو بول تو لیتی ہوں لیکن لکھا پڑھا سمجھ نہیں سکتی اور یہ ادھورا ہے، تو میں نے اس کو پورا کرنے کے لیے کوشش کی۔ لیکن شروعات سے اردو کو سیکھنا پڑھنا وہ صرف میری اپنی محبت پہ ہی ڈپینڈ تھا کہ ہاں میں پسند کرتی ہوں اس لیے پڑھ رہی ہوں۔ اردو کو ایک زبان کے طور پہ، خاص طور پہ جو غیر اردو والے لوگ ہیں، ان کو سیکھنا کتنا ضروری ہے، کتنا میم آسان ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں۔ اور پھول میم خان صاحب نے یہ کہا ہے کہ اردو، میں یہ لفظ کہنا نہیں چاہتی مگر پھر بھی، اردو سے نفرت کرنے والوں کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ کیونکہ مجھے لگتا نہیں اردو سے کوئی نفرت کر سکتا ہے۔ ہاں، جب ہم زبان پہ سیاست کرنے لگتے ہیں تب ضرور نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، ورنہ تو جی جی سر بولے میم آپ۔ واقعہ ہی اردو، جیسا کہ آپ نے پہلے ہی کہا کہ اردو زبان ہی نہیں بلکہ ایک تہذیب ہے، تو اردو نے لوگوں کو جوڑا ہے، اور زبانیں جو ہوتی ہیں یہ جوڑتی ہیں توڑتی نہیں ہیں، سائنس شاید توڑتی ہے لیکن زبانیں ادب جو ہے یہ ان لوگوں کو جوڑتا ہے۔ تو ادب کے حوالے سے یا زبان کے حوالے، زبان کسی کی میراث نہیں ہوتی، کسی مذہب یا کسی ذات یا کسی فرقے کے ساتھ نہیں جڑی ہوتی، زبان اسی کی ہوتی ہے جو اسے بولتا ہے، پڑھتا ہے، لکھتا ہے، جو اسے سیکھنے کی جس کے اندر شوق ہے، اور شوق کیا بات بہت ہے، بڑی چیز بہت ہے، خوبصورت جب بات تک آپ کہی کا آپ نے، شوق بہت نہیں ہے، خوبصورت شوق بات۔ جو ہے یہ کہیں سے کہیں لے جاتا ہے انسان کو، اور اگر شوق نہیں ہے تو آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے زندگی میں۔ تو میرا ایسا ماننا ہے کہ ہمارے پاس بہت سے بچے آئے، اور بہت سے لڑکے اس وقت پٹواری ہیں، نائب تحصیلدار ہیں، آتے تھے میرے پاس ہارڈلی 10 10 15 15 دن میں ان کو ہم نے بیسک پڑھایا، اور وہ ان کے اندر شوق تھا کہ دے وانٹس کہ وی ہیو ٹو گیٹ جاب، تو اس جاب کے حوالے سے ان کے اندر شوق تھا، وہ آج نائب تحصیلدار ہیں، پٹواری بھی ہیں، تو شوق بہت بڑی۔ میرا بیٹا ہے بہت اچھی اردو لکھ لیتا ہے، پڑھتا ہے، تو شوق کی بیٹی پڑھ لیتی ہے، تو یہ شوق کی بات ہے، تھوڑا شوق پیدا کرنا پڑتا ہے۔ رہی بات اس کو ہم کسی ذات فرقے یا مذہب کے سامنے، یہ ہمارا کام نہیں، یہ سیاسی مداری جو ہیں ان کا کام ہے، وہ کس طرح سے، کس آئینے سے دیکھتے ہیں، کس نظریے سے دیکھتے ہیں۔ لیکن میں اس تحریک وقائے اردو کے چینل پر بیٹھ کر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ سب سے جس زبان میں ایک تہذیب ہے، جس زبان میں ایک مٹھاس ہے، جس زبان میں ایک رسپیکٹ ہے، وہ اردو کے کا نیم بدل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔
اردو نے ہمیشہ لوگوں کو جوڑا ہے، چاہے وہ ہماری تحریک آزادی ہو یا آپ کی پوری تاریخ کو دیکھ لیجئے کہ جتنا بڑیا کردار اردو نے ادا کیا ہے وہ شاید ہی کسی دوسری زبان نے کیا ہو۔ آج بھی ہم سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا، ہم بلبلے ہیں اس کی، یہ گلستان ہمارا، یہ اقبال صاحب کا آج بھی ہم کہنا جو ہے ہندی میں رہتے ہیں۔ تو میں یہ کہوں کہ اب جو لوگ اس کو اس چشمے سے دیکھتے ہیں یا ان کی نظروں کا قصور ہے یا ان کی سوچ اتنی ہی محدود ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ ہمیں ان چیزوں پر زیادہ غور نہیں کرنا چاہیے۔ اردو کا مستقبل جو ہے بہت ہی روشن ہے، اور جب تک پرتما میڈم جیسے لوگ اردو کے ساتھ پیار کر رہے ہیں اور باقی ساتھی جو دیکھ رہے ہیں، وہ ناظرین کو میں سلوٹ پیش کرتا ہوں کہ ان کو محبت ہے اور اس طرح سے یہ برقرار رہنی چاہیے، اور ہم کام کرتے رہیں اور نئی پیڑھیوں کو جہاں تک ہم کر پائیں، چونکہ ہم درس و تدریس کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ ہیں، ہماری حتال بسا کوشش رہے جی کہ ہم زیادہ سے زیادہ بچوں کو اردو پڑھائیں، ان کو اردو کے بارے میں جانکاری دیں۔ اور آج بھی ہم جب اسٹیج پر بولتے ہیں تو کئی ہمارے ساتھی جو ہیں وہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، یار مزہ آ گیا، جب آپ بولتے ہو تو مزہ آتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے اور ہمیں اس کی حوصلہ افزائی ملتی ہے اور اچھا لگتا ہے۔ تو ہمیں مایوس نہیں ہونا ہے، بلکہ اس کے لیے ہم نے کام کرنا ہے، اور کام ہی کریں گے تبھی ہم اپنے اردو کو اس کی بقا کو اور اس کی تاریخ کو جو ہے وہ آگے لے جا پائیں گے، اور ایسا ڈرنے گھبرانے کی ضرورت بالکل نہیں ہے۔ میں تو جو غیر اردو والے ہیں ان کو بھی کہوں گا کہ بھائی آپ اس میں آئیے تو صحیح، دیکھیے اس میں کتنی مٹھاس ہے، کتنا ادب ہے، کتنی اس میں تہذیب ہے، اس میں ثقافت ہے، اور اس سے بڑھیا اگر کوئی زبان مجھے نہیں لگتی کہ دوسری ہو۔ کیا بات ہے، حالانکہ مجھے کیا انگریزی بات بولنے کا بڑا شوق ہے، پڑھ لیتا ہوں اور اچھا لکھ بھی لیتا ہوں بہت، جی لیکن مجھے جتنا مزہ اس میں آتا ہے وہ کسی میں نہیں آپ کے اس جواب سے جناب پھول خان صاحب ضرور مطمئن ہوئے ہیں، کیونکہ انہوں نے لکھا ہے شکریہ ڈاکٹر صاحب، تو اس کا آتا۔ مطلب ہے کہ وہ اس بات سے مطمئن ہے، آپ کے ساتھ رضامند بھی ہیں۔ اور صحیح معنی میں اگر اردو کا جو جادو ہے، اردو کا جو اثر ہے ایک زبان کے طور پہ، ادب تو خیر بہت بڑی چیز ہے، اگر ہم صرف زبان کی بات بھی کریں تو ایک شعر ہے کہ سلیقے سے ہواؤں میں جو خوشبو گھول سکتے ہیں، ابھی کچھ لوگ ہوں باقی ہیں جو اردو بول سکتے ہیں۔ تو جب جی ہواؤں جی میں بول کر خوشبو گھولنے کی بات آتی ہے تو اردو کے برعکس کوئی بھی زبان کھڑی نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں جی جی تک پھول خان صاحب نے نفرت لفظ کا استعمال کیا تھا، اور ہم لوگ کبھی کبھی محسوس بھی کرتے ہیں، خاص طور پہ جب نہیں، وہ سیاست کی ظاہر سی بات باتیں ہے ہونے کہ کوئی لگتی ہیں، ایسی بات تو کرتا ہے۔ مجھے ابھی جی سر، حالیہ دنوں میں جب یہ پچھلے جی سال جی جی آپ بولے۔ ففتھ کو یہ ہمارے یہاں 370 ہٹا دیا گیا، اور کچھ بچے دوڑتے دوڑتے میرے پاس آئے کہ سر اب تو اردو کا کیا ہوگا؟ میں نے کہا یار زبانیں ختم نہیں ہوتی ہیں، آرٹیکل 370 ہٹ گیا تو کیا ہو جائے گا؟ آپ پڑھیں اور بڑی دلچسپی سے پڑھیں، آپ گھبرائیے بالکل نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ ہمارا سارے کا سارا جو ریکارڈ ہے، ہمارا ریونیو کا ریکارڈ ہے، ہمارا فارسٹ کا ہے، پولیس کا ہے، عدلیہ کا ہے، اور محکمہ مال ہے، اور دوسرے ہیں، سارے کے سارے اردو میں ہی ہے، لہٰذا گھبرانے کی بالکل آپ کو قطعی ضرورت نہیں ہے۔ تو بچے آئے تو مجھے تھوڑا سا پنچ تو ہوتا ہے، ظاہر سی بات ہے، بچے سوچتے ہیں پتہ نہیں اب کیا ہو جائے گا، اردو ہماری آفیشیل لینگویج رہے گی یا نہیں رہے گی۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، صرف یہ ہے کہ ہمیں کام کرنا ہے، بس وی شوڈ ورک فار اردو۔ اب میں تو یہی میسج دوں گا کہ اور سبھی لوگوں کو جو بھی مجھے تو لگتا ہے ہم لوگوں کے لیے تو اردو ہم لوگوں کے لیے جی جی اردو ایک دل کے رشتے اور محبت کا معاملہ ہے، اور دل کے رشتے اور محبت کسی آرٹیکل کی وجہ سے نہیں چلتی، کوئی بھی آرٹیکل نمبر کوئی آئے یا جائے، لیکن جو رشتہ ہے، جو جی مراسم ہے، جی جو جی خلوص ہے، وہ بنا رہے گا۔ اور مجھے ایک بالکل شعر بالکل یاد آتا ہے ہمیشہ، میں اس شعر کو یاد رکھتی ہوں اور بار بار میں کئی بار اس کو میں دہرانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اردو کو ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، اردو کو ہوں ہم ایک روز مٹا دیں گے جہاں سے، کم وقت نے یہ بات بھی اردو میں کہی ہے۔ ہائے ہائے کیا بات تو تو آپ کو تو اپنی خوشی، اپنا غصہ، اپنی محبت کا اظہار کرنے کے لیے اردو سے بہتر زبان ملتی ہی نہیں ہے، تو آپ
कहाँ से तो दाग इससे दूर जा ये तो सकते हैं? दाग साहब ने कह दिया था ना कि जी। उर्दू है जिसका नाम हम ही जानते हैं दाग, सारे जी, जहां सारी में जहाँ में धूम हमारी वहाँ की। ज़ुबान की है। वाह! वाह, वाह! जी, क्या बात है। ये उर्दू बेहतरीन अंदाज़ में बात करना या इसको ऐसा करना ये नामुमकिन है, सिर्फ़ ये है कि हम लोग इसके लिए इसकी पज़ीराई करें, इसको आबियारी करें और इसको मोहब्बत से आगे ले जाएँ और जो नहीं समझने वाले हैं, उनको समझाने की कोशिश करें। जी, ये ऐसा जी। हो रहा है कि डॉक्टर यशपाल शर्मा जी, मैं आपको एक बहुत ही खूबसूरत बात बताना चाह रही हूँ कि जनाब असीर किश्तवारी साहब का एक मैसेज आपके लिए आया है कि आपने बेहतरीन अंदाज में बात की। ज़िला कठुआ से आप जैसे उस्ताद और कलमकार काबिले तारीफ़ हैं, मुबारक। और तहरीक के लिए भी ये बहुत और मेरे लिए बहुत एज़ाज़ की बड़ी बात बात है, है। आप उनका जी, उनका इतना कहना जी। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं उनका जी, और शुक्रिया अदा करता हूँ, उनका आभार पेश हमारे लिए करता भी बहुत एज़ाज़ की बात है कि आप हमारे ज़रिए ये मैं आपको मैसेज पहुँचा पा रही हूँ। और हूँ। जी, मैम। मैं भी जब ये सोचती हूँ कि मेरी मादरी ज़बान उर्दू भले ही नहीं है, लेकिन जी, इससे जी। कम मोहब्बत क्या होती होगी अपनी मादरी ज़बान के लिए भी जो मेरी उर्दू के लिए है। और कहीं न कहीं हम लोग तो कहते हैं कि हिंदी और उर्दू बहनें हैं, तो कहीं न कहीं हम एक ही ख़ानदान से आते हैं। हमारी बिल्कुल, माँ बिल्कुल, हिंदी है, हमारी बिल्कुल, मौसी उर्दू है, तो वो कहीं न कहीं बिल्कुल। हम जुड़े रहते हैं आपस में। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं सर? हम लोग का ब ब मैं ये हमने जो तफ़रीक डाल रखी है, मेरे ख़्याल में ये नहीं रहनी चाहिए। हमें इन चीज़ों पर ध्यान ही नहीं ज़बानों को लें जिस एंगल से हमें लेना चाहिए और उसी को आगे अपने आने वाली जनरेशनों को, आने वाली पीढ़ियों को हमें उसको ट्रांसमिट करना है, उनको देना है। मेरा ऐसा मानना है। जी, मैम। जी। और आपका जो मानना है दरअसल वही हम सब पे फ़र्ज़ है। तमाम अदीब हैं, जो असातिज़ा हैं, तमाम जो उर्दू की बक़ा के लिए लगे हुए बड़े लोग हैं, उन सब पर ये फ़र्ज़ है कि वो आने वाली नस्लों तक इस तहज़ीब को, इस ज़ुबान को, इस अदब को ज्यों का त्यों सँभाल के रखें और पहुँचाएँ। उनके दिलों में बिल्कुल। मोहब्बत पैदा करें उनके लिए। और मोहतरमा चश्मा फ़ारूक़ी साहिबा हमें देख रही हैं, आपका बहुत-बहुत अ, थैंक यू, खैर मैं भी शुक्रिया है शुक्रिया अदा मैम। करता हूँ और मैं आपको। आखिर में एक सवाल इस प्रोग्राम को ख़त्म करने के लिए पूछूँगी जी, डॉक्टर जी, जी। डॉक्टर यशपाल शर्मा जी से कि उर्दू की बक़ा के लिए न्यू जनरेशन को आपका एक मुख्तसर सा पैगाम क्या होगा? मैं आने वाली नस्लों को ये ज़रूर कहूँगा कि वो उर्दू पढ़ने का शौक रखें, उर्दू सीखें और इससे बढ़िया और मेरे हिसाब से मैं ये नहीं कहूँगा कि बाकी ज़ुबानें इतनी अच्छी नहीं हैं, लेकिन जितना तहज़ीब और जितनी लज़ीज़ और जितनी मिठास उर्दू में है और जितना इसमें आपसी भाईचारा और एक मुश्तरका तहज़ीब, माशरत जो इसमें हमें एक अमन और चैन की सुकून की वो मिल सकती है, वो शायद किसी दूसरी यहाँ हमें ना मिले। तो मैं ये कहूँगा कि जो भी बच्चे हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से, किसी भी ज़ात से, किसी फ़िरके से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें उर्दू पढ़ना चाहिए, उन्हें उर्दू सीखना चाहिए, उर्दू बोलना चाहिए और मैं आपको बता भी दूँ कि जितनी भी हमारा ज़राए अबलाग इस वक़्त मीडिया के जितने भी एंकर्स हैं, वो तमाम तर लोग जो हैं ज़्यादा उर्दू का ही इस्तेमाल करते हैं। हमारी फ़िल्म इंडस्ट्री में जितने गाने गाए गए हैं, जितने डायलॉग्स हैं, वो तकरीबन बिल्कुल। उसमें बोली जाती उर्दू एक वज़नी ज़ुबान है और इसमें जब कोई बोलता है तो लगता है कि अपनी बात रख रहा है। तो मैं ये चाहूँगा कि बच्चों को इसके साथ प्यार करना चाहिए और हम सब की भी ज़िम्मेदारी है कि हम बच्चों को उस तरीके से सिखाएँ, थोड़ा-सा उनको उस तरफ राग़िब करें ताकि वो इस ज़ुबान को आगे ले जाने में कामयाब रहें। जी, जी, बहुत-बहुत मैम। शुक्रिया डॉक्टर यशपाल शर्मा साहब। तहरीक बक़ाए उर्दू ने आपके लिए कहा है कि बेशक जब तक डॉक्टर यशपाल शर्मा जैसे लोग हैं, उर्दू हमेशा ज़िंदा रहेगी और ज़िंदाबाद रहेगी। मैं हमारे बहुत-बहुत शुक्रिया तहरीक अ, बक़ाए उर्दू की ओर जी, से, हम मैं सब भी की ओर से। आप लोगों जी, का और शुक्रिया अदा आपने करता अपना हूँ। बेशकीमती समय निकाला। बात मैडम ऐसी कौन-सी बात है, मैं तो अपनी फ़ख्र जी, महसूस कर रहा हूँ कि आपने मुझे और यहाँ कुछ आप कहने का मौका दिया। जी, जी। मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है मैडम कि आपने हम मुझे दुआ यहाँ करेंगे कि अल्लाह ताला आपकी कलम में और ज़ोर। जी, जी, जी। जी, शुक्रिया मैम, ये शुक्रिया। हमारे लिए एज़ाज़ की बात है सर, और मेरे लिए, क्योंकि आपको दावत तो तहरीक के सदर साहब देते हैं, तहरीक के अरकान देते हैं। मुझे ये मौका
मौका वो देते हैं कि मैं बात कर पाऊँ बैठ के एक एंकर के तौर पे। लेकिन मैं सवाल तो आप आपसे नहीं कर सकती बेहतरीन क्योंकि आप लोग सब उस्ताद हैं। सीखती ज़रूर हूँ पूछकर। नहीं, नहीं, जी। नहीं, मैम, आप बेहतरीन एंकर हैं और एक कौमी सतह पर आप इतने बढ़िया प्रोग्राम मुनक्कद करवा चुकी हैं और कर भी रही हैं। ये बहुत बड़ी बात है, बड़े एजाज़ की बात है हमारे लिए भी कि आप उर्दू ना जानते हुए भी या ना पढ़ा हुआ आपको उर्दू के साथ आपकी इतनी वो नहीं रही है, लेकिन उसके बावजूद आप बेहतरीन उर्दू बोलती हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से प्रोग्राम कंडक्ट करवाती हैं। ये हमारे लिए फ़ख्र की बात है और मैं भी आपको दिल की अमीर गहराइयों से आपको शुक्रिया भी अदा करता हूँ और आपका इस्तकबाल भी करता हूँ कि आप इतना अच्छा काम कर रही हैं। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया, हम ममनून हैं आपके और अल्लाह वेलकम, आपके कलम में ज़ोर पैदा करे और आपको ऐसे ही ताकत दे कि आप उर्दू की बक़ा के लिए और अदब की बक़ा के लिए ऐसे ही काम करते रहें। तहरीक की ओर से एक बार फिर आपको ज़रूर, शुक्रिया। ज़रूर। और हमारे जो देखने वाले हमें देख रहे हैं, हम उनसे गुज़ारिश करेंगे कि रोज़ शाम 5 बजे हमसे जुड़ें। हम ऐसे ही अ, शख्सियात को आपसे मिलवाएँगे जिनसे मिलके आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। शुक्रिया, आज का प्रोग्राम यहीं पे ख़त्म होता है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ध्यान